कल बहुत अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाले पर तजावुजात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मुअत्तल करके तीनों नालों के अतराफ तजावुजात खत्म करने का हुक्म भी दिया। अच्छा, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फौरी तलब कर लिया, जिस पर मुराद अली शाह वज़रा के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुजूर बताएं शहर की क्या हालत हो गई है। कराची में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। जब से पाकिस्तान बना है वही सड़कें मौजूद हैं, वही सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। आपके इंतज़ामी मामलात भी ठीक नहीं हैं। अच्छा, जवाब दिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि अफसरान का बहरान है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन कोर्ट में नहीं कह सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कभी मौका मिला तो सुन लेंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि लोगों ने सड़कों पर कब्जे कर लिए हैं, इंतजामिया कहाँ है, हर मसले का हल मौजूद है, आप देख लें, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि आप वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत कह रहे हैं वो आकर बैठ जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 1 हफ्ते के अंदर नस्ता टावर गिराने का भी हुक्म दिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या इमारत को छीनी हथौड़ी से गिराना है, नस्ता टावर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिराया जाए। अच्छा, एक अगर समझा जाए तो ये मुकम्मल चार्ज शीट है कारकर्दगी के ऊपर कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी आखिर है क्या, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ओपन कोर्ट में वो नहीं बता सकते हैं। बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़ेमुज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ेमुज़ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक मुकम्मल चार्ज शीट है जो कल रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और वज़ीर आला सिंध जो आगे से कह रहे थे कि जी कि अफसरान का बहरान है, ये बहरान किन्होंने सर हल करने होते हैं। कराची में जो है जो कि पैसा बड़ा है उसका तो सबूत ये है कि यहाँ से सबसे ज्यादा इस मुल्क में टैक्स आता है, तो पैसा बड़ा है। अच्छा, जो क्रिमिनल साइड है जिनको हम माफियाज कहते हैं वो भी सबसे ज्यादा कराची में ऑपरेट करते हैं। अच्छा, लैंड माफिया तमाम माफियाज की जो है कई के सर का ताज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ औरंगी, बनारस और सुपर हाईवे की जमीनें नहीं, इसमें शहर के बड़े बड़े प्लॉट्स जो कीमती प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी, उसके अंदर लैंड ओनिंग एजेंसीज भी हैं, उसमें बिल्डर्स भी हैं, उसमें ये है। तो जब तक जो जस्टिस गुलजार खुद इसी शहर में बड़े पले हैं, ठीक है, उन्हें यहीं पढ़ा है, वो इन तमाम चीजों को जानते हैं। अच्छा देखिए, मेरा तज्जिया ये था कि जब बिल्डिंग गिराने की बात होगी तो कंपनसेशन जो है उसकी जिम्मेदार बनती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मगर जस्टिस गुलजार साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बिल्डर को मोर्द इल्जाम ठहराया है और उसको कहा है कि आप जो है पैसे दें। अच्छा, इसमें मंजूर काका साहब जो पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक बहुत पावरफुल डीजी हुआ करते थे, जो आजकल भागकर चले गए हैं कनाडा वनाडा, तो सुना उनका नाम आ रहा है कि ये वो ओन करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर को कॉम्पनसेट करने के लिए कहा जाता तो अवामुन नास का पैसा ही अवाम को वापस मिलता। बिल्डर को जब आप कहते हो तो बेसिकली बिल्डर्स माफिया जो है, जिसमें देखिए बेईमान और बदमाश सरकारी अफसर भी हैं, इसमें सूबाई वज़रा भी हुआ करते हैं, इसमें लैंड ओनर, बिल्डर और एजेंसी सब शामिल होती हैं। तो ये असल मामला जो है ना वो ये, अगर आप इसको सिर्फ एक नस्ला टार देखें, जो मास्टर प्लान है वो भी जमा कराया जाए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि कराची का क्या कोई मास्टर प्लान मौजूद भी है? जी देखिए, लास्ट जो मास्टर प्लान मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बना था वो तो मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद से 5 मास्टर प्लान बन चुके हैं। देखिए, लंदन शहर का एक ही मास्टर प्लान है जो तकरीबन 1000 साल पुराना शहर है, वो मॉडिफाई होता है, वो आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ नई जो सियासी रियलिटीज आती हैं वो नया मास्टर प्लान बना देती हैं। मास्टर प्लान जो है किसी शहर का बिल्कुल वही जैसे मुल्क का आईन होता है, यानी कि मुआहिदा इमरानी, वो किसी शहर का शहरियों के दरमियान एक इमरानी मुआहिदा होता है कि भाई ये चीज ऐसी होगी। मेरा घर नॉर्थ आजमाबाद में था, हम बहुत अच्छे घर में रहते थे, मगर वहां पर शादी हॉल और रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंगें बनना शुरू, हम छोड़ के वहां से मूव करके, मतलब मेरा क्या कसूर है, मेरे वालिद का क्या कसूर है, हमने पार्क, प्लेग्राउंड, मस्जिद, स्कूल सारे देख के वो ली थी। अब वो हमें अपना घर तर्क करना पड़ा मास्टर प्लान की वायलेशन से। तो क्रिमिनलिटी जो है या जो जुर्म है कराची में, वो बिल्डिंग कंट्रोल, शहरी इदारे, बिल्डर्स माफिया, ठीक है, लैंड। अब मुझे बताइए दुनिया में कौन सा शहर ऐसा है
जहां पर जन्नत गुल और मोहम्मद खान जो कि कराची के डॉन कहलाते थे लैंड माफिया के, उनके नाम पे टाउन्स और कॉलोनीज हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हिट कर रहा है बुनियादी तौर पे कराची के जुर्म के ऊपर कर रहा है, सिर्फ एक नस्ला टावर पे नहीं। एग्जैक्टली सर, नस्ला टावर पे भी हम बात करना चाह रहे हैं कि कंपनसेशन की आप बात कर रहे थे, ऑर्डर तो आ गया, अब हुक्म आ गया है, गिराना पड़ेगा। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जमीन कानून ये कहता है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूं बिल्डिंग कंट्रोल का, केएमसी और उसमें रहा हूं। देखिए कानून ये कहता है कि अगर आपने शहर की रोड की अगर जमीन पे कब्जा किया है, इंक्रोच किया है, तो उसका जो रेमेडी है वो सिर्फ और सिर्फ डिमोलिशन है, वो रेगुलराइज नहीं हो सकती। सर्विस रोड को अगर आप इंक्रोच करोगे तो वो आप पैसे लेके सरकार रेगुलराइज नहीं कर सकती, ठीक है। तो नस्ला टावर को गिरना चाहिए। जो इस वक्त जो गिराने की बात हो रही है, जिसमें कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, देखिए लोगों ने कई साल पहले पैसे दिए थे, ठीक है। लोगों ने तो ये देखा था कि बिल्डिंग कंट्रोल का एनओसी है, अखबार में इश्तिहार छप रहा है, लोगों ने मतलब रियासत पे भरोसा करके अपार्टमेंट्स बुक कराए, तो उनको बमा उनके पैसों के जो उन्होंने जमा कराए उसकी कॉस्ट ऑफ मनी के साथ ये पैसे वापस मिलने चाहिए। और उसको देने का अब तो बिल्डर को किया है, मगर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे आती है कि वो इसको इंश्योर करे कि बिल्डर वो यहाँ पैसे पर एक और भी अहम मामला है कि जो लोगों ने पैसे दिए हुए हैं वो आज के मार्केट रेट के हवाले से अगर निकाले जाएं तो उनको तो तब कोई और रिहाइश मिल पाएगी। अगर उसी रेट पर अगर पैसे दे दिए गए तो आज तो शायद वो कराची में कहीं पर रिहाइश पसीर नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैंने इसीलिए कहा वो पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे बमा कॉस्ट ऑफ मनी उनको वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा जब ही इंसाफ होगा। ठीक है, और ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अगर आज गिरा दिया जाता है, बिल्कुल सिंध हुकूमत इसमें, देखिए बुनियादी चीज तो, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने एक नक्शा दिया, अगर मैंने वो नक्शा दिया और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास गया तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको दो तरीके से चेक करती है। एक तो टेक्निकल उससे कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है, इसका स्ट्रक्चर सही है, इसके अंदर लोगों को जो बुनियादी पार्किंग की एमिनिटीज है। दूसरा वो लैंड ओनिंग एजेंसी को भेजती है कि ये कंफर्म करो कि भाई ये वाकई में वहीम जमान साहब का प्लॉट है जिसपे ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या नहीं, ये किसी और का है। तो अगर जब वो दोनों जगह से आ जाती है तो बिल्डिंग कंट्रोल जो बुनियादी तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मातहत है, उसके अलावा सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या केडीए या केएमसी और खुद ये जिम्मेदार हैं अवामुन नास के नुकसान का। इसके अंदर वो पैसे वापस होने चाहिए जो उन्होंने दिए थे, उसकी कॉस्ट ऑफ मनी दी जानी चाहिए और टिल सच टाइम कॉम्पनसेशन मिलता है तो कंपैटिबल अपार्टमेंट का किराया भी उसमें शामिल होना चाहिए ताकि अवाम को कोई नुकसान ना। वो जो एक जहनी तकलीफ है वो तो चूंकि हम इस माशरे में रहते हैं, रोज हम सड़कों पे मोहल्लों में प्लेग्राउंड्स में जलील होते हैं, वो तो हमारा नसीब है, मगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमें बाकायदा वापस मिलनी चाहिए। और देखिए इसका एक मैं आखिरी चीज आपको बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब इस शहर में बहुत सारे अच्छे लॉयर्स हैं, फैसल सिद्दीकी हैं, ख्वाजा नवीद हैं, शहाब यूसुफ हैं और बहुत सारे मुनीर मलिक, बहुत सारे लॉयर्स हैं। उनको इन लोगों को जो मुतासिरीन है इनको चाहिए कि अच्छे वकीलों के थ्रू सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच करें, अपने कॉस्टिंग करके दें कि जी ये पैसे हैं जो हमारे बनते, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस बात का वो बनाए, जिम्मेदार बनाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो पैसे उनको वापस दिलाने। ठीक है, फैमुजुमान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। साथ सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है और ये कॉम्पनसेशन का जो मामला है ये सिंध हुकूमत की अब जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक घर के अंदर मुकीम है, आपने एनओसी देखा था, आपने पैसे दिए थे और आज अगर उसको गिराया जाता है तो उसके बाद अल्टरनेट क्या है? बिल्कुल ऐसी है, अल्टरनेट होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया था और वहाँ पर उन्होंने अपने पैसे दे के इन्वेस्ट करके फिर वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अब उनके अल्टरनेट जो है उनको सिंध गवर्नमेंट को देना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की हालिया लहर ने मुल्क के हर तबके को जी मुतासिर किया, मगर मुतवस्सित तबका
और कम आमदन वाला जो ख़ानदान है उनकी मुश्किलात में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड टूट गया और इदारा शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 21 तक यानी कि 2021 तक बिजली की कीमतों में 57% इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 साल के दौरान 49% तक इजाफा हुआ है फी लीटर। बिल्कुल ऐसी, और फी लीटर पेट्रोल 93 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 138 रुपये 73 पैसे का भी हुआ है। खाने पीने की अशिया की बात करें, कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा खुर्दनी, घी और तेल की कीमतों में हुआ है। घी की फ़ी किलो कीमत 108% इजाफे से 356 रुपये तक पहुँची है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम आटे की बात करें तो 20 किलो के जो थैले की कीमत थी वो 3 साल में 52% इजाफा हुआ। उसमें इस दौरान मुर्गी की कीमत की अगर बात करें तो 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गाय की गोश्त की कीमत में 48% और बकरे की गोश्त की फी किलो जो कीमत है उसमें 43% इजाफा हुआ है इन 3 सालों के दौरान में। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीटीआई हुकूमत अवाम को जल्द रिलीफ देने के दावे कर रही है। देखना यह है कि वो अपने दावों में कब कामयाब होती है और कितना कामयाब होती है। 3 साल गुजर गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ये 1 साल मुश्किल है, उसके बाद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो मुश्किल साल ख़त्म नहीं हो रहा है। सारी मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर मौशिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, इस आर्गूमेंट पे पहले बात कर लीजिएगा। पाकिस्तान में कोई अनोखी महंगाई तो है नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, सबको उसका सामना है। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को महंगाई का सामना है तो अगर तरक्की पजीर एक मुल्क को महंगाई का सामना है तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। इस आर्गूमेंट को सर पहले एड्रेस कीजिएगा प्लीज। जी, महंगाई का जो सिक्का है उसके आप समझिए कि 2 रुख हैं। एक रुख तो ये है कि चीजें महंगी होना और दूसरा है महंगाई की शरह, यानी कि जो महंगाई का घोड़ा है वो कितनी तेज भाग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा जो एक इंटरनेशनल मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि दुनिया के जो 45 ममालिक हैं उसमें से जो महंगाई का घोड़ा सबसे तेज भाग रहा है चौथे नंबर पे है। हमारे से ऊपर 3 ममालिक थे, शायद अर्जेंटीना, ब्राजील और टर्की, और चौथे नंबर पे हम थे। बाकी सब हमसे नीचे हैं। अगर साउथ एशिया की बात की जाए जो हमारा खित्ता है तो उसमें जो महंगाई की शरह है वो पाकिस्तान में बुलंद तरीन है। यानी कि मालदीव में सिर्फ 1% है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में 4.5-5% है। अभी जो अक्टूबर की 21 तारीख को जो हुकूमत ने अपने दादोशुमार दिए हैं उसके मुताबिक 14.5% से पाकिस्तान में जो खाने पीने की चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। 1-2 चीजों का आपने जिक्र किया। घी हुकूमत हमें बता रही है कि 44% बढ़ा है, मिर्चियाँ 35% बढ़ी हैं, पेट्रोल को 32% बढ़ा है। इसके महंगाई के भी आप सोचिए कि 2 और रुख हैं। एक तो ये है कि हुकूमत वक्त है उसकी नाअहली, और उसमें 3 आइटम आते हैं। देखिए, आटा हो, चीनी हो या बिजली हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं। ये पाकिस्तानी किसान जो उनको है वो उगाते हैं, तो इनकी कीमतों में बढ़ जाना ये हुकूमत की नाअहली है कि हमने पहले जो है गंदम समझ लिया कि बहुत ज्यादा है, हमने गंदम एक्सपोर्ट कर दी, फिर वही गंदम वापस इंपोर्ट कर ली महंगे रेटों पे। इसी तरह चीनी जो है वो हमने एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट करने वालों को सब्सिडी भी दे दी अपने खजाने से निकाल के, फिर चीनी हमने इंपोर्ट कर ली। इसी तरह बिजली है, 25% बिजली चोरी हो जाती है, 8-10% जो है वो वसूल नहीं कर पाते। उसके ऊपर हमने कोई किसी किस्म का जो है वो कदम नहीं उठाया। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल फारूक सलीम, लेकिन अगर हम अब मौजूदा हालात की बात कर लें तो इस ऐसे में आम आदमी रिलीफ चाहता है, तो वो रिलीफ चाहे वो आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, वो मैं दूसरा जो रुख बता रहा था कि जो आलमी मंडियां हैं, जी। अब पेट्रोल अगर आलमी मंडी में बढ़ रहा है तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, 85% पेट्रोल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह LNG जो है अगर वो आलमी मंडियों में बढ़ रहा है और हम कोई $2-2.5 बिलियन का LNG इम्पोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान में भी बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ आइटम ऐसे हैं खास तौर पे खाने पीने के जिसमें हुकूमत की नाअहली बिल्कुल वाज़ेह है, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और उनकी अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बहुत बड़ा इफेक्ट जो आ रहा है महंगाई का, वो डॉलर की वैल्यू जो बड़ी तेजी से बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद इंपोर्ट हो रही है,
इस साल तो हमने चीनी भी इंपोर्ट की और आटा भी इंपोर्ट किया। तो अगर आप सोचिए कि 123 रुपए का $1 हमें मिल रहा था सन 2018 में अगस्त के महीने में, जिस साल पीटीआई आई थी, और अब हम बातें कर रहे हैं 174 और 175 रुपए। तो अब सोचिए कि 50-55 रुपए जो रुपया गिर गया है डॉलर के सामने, 40 से 42% गिरावट आई है। तो जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका सीधा 40-42% तो सिर्फ रुपए के गिरने की वजह से उनकी कीमत जो है वो चढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है, जिसके नतीजे में रुपया प्रेशर के अंदर आ जाता है। एक और चीज जो ज़हन में आती है वो ये है कि सीरियसली हुकूमत का जो फोकस है वो मईशत के ऊपर नहीं है, वो सियासत के ऊपर है। आप सोचिए कि 6 अक्टूबर को जिस दिन ISPR ने जो एलानिया किया फौजी अफसरान की पोस्टिंग्स के हवाले से, आज 26 तारीख हो रही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद को मुकम्मल कब्जे में ले रखा है उस खबर ने। यहाँ हुकूमत जो है वो अपनी मईशत के ऊपर, माशी पॉलिसीज के ऊपर उसने क्या करना है महंगाई के खिलाफ, मैं समझ रहा हूँ कि उसके ऊपर कतन किसी किस्म का, आपको लगता है कि ये इसके ऊपर किसी की खास नज़र ही नहीं है। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप मिल रहे थे, लेकिन मामला यह है कि आम आदमी रिलीफ की बात कर रहा है और आलमी तौर पर हम कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। उसका असर जो है पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीद करते हैं कि महंगाई किसी तरह से हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।